नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 15 दिसंबर की शिफ्ट 2 का पेपर। इसके बाद आपकी एक शिफ्ट बचेगी, तो आपने लगभग क्या पूरी 63 शिफ्ट खत्म कर ली है और आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक दुकानदार ने एक वस्तु 4500 में खरीदी और इसे 5% की हानि पर बेच दिया। इस पैसे से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी, उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ कितना होगा? देखो, 5% की हानि पर दी तो 95 में दे दी। फिर इसने जो पैसा प्राप्त हुआ उससे 10% का लाभ ले लिया। तो देखो, यहां से 10% का लाभ लेंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे। समझ में आ गई बात? यानी कि यहां से देखेंगे, 0 से 0 काट दो। ठीक है, बाकी मत काटो क्योंकि कैलकुलेशन आसान है। तो देखो, 5 9 5 14 4 हाथ से लगाए 10 हो गया। कितना का प्रॉफिट लिया है उसने? 45 का। समझ में आ गई बात? यानी कि जो 1000 वैल्यू थी वो किसकी थी? 4500। और हमें प्रॉफिट निकालनी थी, ये हो गया। समझ में आ गई? अब यहां से क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। 45 का स्क्वायर देखो याद नहीं होगा तो देखो ट्रिक देख लो। 50 से कितना कम हो रहा है? 45। पहले तो 5 कम हो रहा, 25 लिख लो। फिर 25 से 5 कम करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। यानी कि 20 25 आंसर हो जाएगा, लेकिन एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 202.5 हो गया। लेकिन इसको एक तरीके से और कर सकते थे। फार्मूला तुम्हें पता है, 5 की हानि हुई और 10 का प्रॉफिट हुआ। प्लस माइनस माइनस होता है, 5 गुणे 10/100 कर देंगे। तो यहां से देखो, इन दोनों में डिफरेंस 5 आ जाएगा। माइनस का 0.5 करेंगे तो देखो कितना डिफरेंस हो गया। 5 से पूरा 1 गया, 4 हो गया। 4.5 का हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, क्योंकि प्लस का आया। तो देखो, 4500 का 4.5% अब निकाल लेते हैं, तो यहां से भी डायरेक्ट आ जाएगा। वही चीज सेम की है, तो समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर, ठीक है, 10,000 की राशि 2 वर्ष में 13,225 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो समान राशि पर समान ब्याज दर पर समान समय में प्राप्त होने वाला ब्याज कितना होगा? देखो, सिंपल सवाल है एकदम। हमारा फोकस होना चाहिए इस पर। 2 साल में होगी, यानी कि कहीं ना कहीं स्क्वायर हुआ होगा। तो देखो, यहां से राशि कितनी हुई? 10,000 से 13,225। अब हमें स्क्वायर बनाना है। याद देखो, यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होता। 2000 किसी का स्क्वायर होता नहीं होता। तो यहाँ से 25 चौको 100 किया, हमें स्क्वायर एकदम दिख गया। यहाँ से करेंगे 25 पंजे 125 और बचा कितना है? 7। तो 25 दूनी 50, 22 बच गया। 25 नहीं में 225, अब दिख गया होगा। ये 20 का स्क्वायर है और ये 23 का स्क्वायर है। तो 2 साल की बात हो रही है, यानी 20 से 23 पहुंच गए। 3/20 गुणे 100 कर देंगे तो 20 पंजे 100, 15% हमारी रेट आ गई। अब दूसरी कंडीशन देखना, रेट हमें पता लग गई, टाइम हमें पता है वो लिखो, लेकिन 8 मासिक ले रहा है, यानी कि 2 साल में कितनी महीने होंगे? 24 होंगे। 8 महीने के 3 स्लैब बनेंगे। 8 महीने के 3 स्लैब बनेंगे, तो इसका मतलब अल्टीमेटली 3 साल पे काम करना है। अब यहाँ से देखो, 12 महीने की रेट 15% थी, 12 महीने की 15 थी, तो 8 की कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई तो 15/12 करेंगे। 15 120 हो रहा था। हमने देखो, डायरेक्ट निकालने के भी बहुत तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें जरूरी नहीं डिवाइड करें। हमने यहाँ पर इन दोनों का गुणा किया। 15 120 हो रहा, 12 से डिवाइड कर दिया। ओरल नहीं इतना हो पाएगा, हो जाएगा। अब 10% रेट मिल गई, एकदम खुश हो गए होगे, क्योंकि पता है 3 साल में 10% की इफेक्टिव रेट होती है, जो ब्याज की 33.1% होती है। यानी कि हमें 10,000 का कितना निकालना था? 33.1%। ठीक है, केवल इतना लिखते ही ना, रेट जैसे ही तुम्हारी निकलती, ओरल निकाले थे, बहुत अच्छी बात, तुम आंसर लगा सकते थे। केवल क्या, 3310 आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? तो इतना आसान होती है चीजें, कोई कठिन थोड़ी ना होती हैं। अगला सवाल करते हैं। यदि किसी उधार दी गई धनराशि पर 9 महीने का साधारण ब्याज उधार दी गई धनराशि का इतना गुना है। अगर मान लो राशि 100 होती तो 0.12 गुना करते तो 12 हो गया ब्याज। कितना हो गया? 12 ब्याज हो गया। यानी कि 12 ब्याज हो गया, किस पर? 100 पर हो गया। गुणे कर देंगे, 9 महीने 9 महीने के बटे 12 कर देंगे। हमें निकालना क्या है? रेट निकालनी, बटे 100 कर देंगे। ये इससे चला गया, 3 तिरका 9 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, यहाँ से 3 चौकू 12 हो गया, यानी कि आर बराबर कितना आ गया? 16% आ गया। अगला सवाल करते हैं। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा जिसे 12, 16, 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 6 शेषफल बचता है और वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य? देखो, जब 9 से विभाज्य होगी तो उनका सम भी 9 से विभाज्य होगा। तो देखो, ये होगा 9 से विभाज्य, नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। बाकी एलसीएम लेके आप लोग कर ही सकते हैं। अगला सवाल करते हैं।
एक वस्तु को 3750 में बेचने पर दुकानदार को 25% का लाभ होता है। यदि वस्तु को 300 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो दुकानदार का परसेंटेज लाभ क्या होगा। देखो हम अगर 300 पे काम कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ज़्यादा हमें जोड़ने और घटाने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है, 125 बराबर दिया गया था 3750, गुणा कर देंगे 100 तो हमारी क्रय मूल्य आ जाएगा 25 चौकू 100, 25 पंजे 125, यहाँ से 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 हो गया, 55 25 होगा तो 0, 4 पंजे 20 हो गया, यहाँ से लगा दो 4 सत्ते 28, 2 3, देखो 3000 तो सीपी हो गया। और अगर 300 और बेच देता अधिक में तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आता, 10% आता, कितना आता 10% आता। तो वही तो देखो ना, 25 से 10% हम बढ़ा देंगे, हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सबसे पहले तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो 8 पन्ने 40 और 5 45 बटे 8 हो गया। यहाँ से करेंगे 7 छक्का 42 और 42 और 3 45 बटे 7 हो गया। ये 7 चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट, यहाँ से आ गया 7 बटे 8। फिर दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो गुणा करके 11 छक्का 66, 66 और 7 कितना हो गया 73 बटे हो गया 11। फिर करेंगे 9 8 72, 1 73 बटे कितना हो गया 8 हो गया। देखो ये 8 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से बना, देखो 8 ऊपर गया, वो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ से पूरा आ गया 7 बटे 11। समझ में आ गई बात। तो देखो अब क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 3 कितना हो गया 25 बटे 11 प्लस का 13 बटे 22, यानी कि यहाँ पर 2 का गुणा कर दें, बिल्कुल कर दो। 25 दूनी 50, 10 60 हो गया और 63 बटे 22 आ गया यहाँ से। अब देखो ऑफ था तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। 9 बटे 5 होगा, सबसे पहले इसी को करते हैं। तो यहाँ से तो कुछ बन नहीं रहा, लेकिन अब क्या होगा, सबसे पहले डिवाइड होगा। ये भाई डिवाइड होगा, बाकी तो गुणा भाग कर चुके ना, ऑफ भी हो गया। बचा क्या, देखो लिख दे रहे हैं 7 बटे 11 डिवाइड बाई 8 बटे 9। फिर ब्रैकेट में तुम्हारा कितना आ गया 63, 63 ब्रैकेट में क्यों, ऑफ को सॉल्व करके आ गया 63 गुणे 9 बटे 22 गुणे 5। यहाँ से हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं कि पहले डिवाइड करने लगो। पहले देखो जो कोष्टक के पास यहाँ कोई निशान नहीं था ना, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। देखो 7 बटे 11 यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो नीचे वाली सारी चीज़ें ऊपर पहुँच गई। 22 गुणे 5, ऊपर वाली सभी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। 63 गुणे 9 हो गया। तो देखो 9 से तो 9 चला गया, फिर 11 दूनी 22 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, फिर 7 नेम 63 हो गया। तो आंसर आ गया 5 बटे 36। ठीक है, ये याद रखना, ऐसा नहीं कि कुछ भी करते चले जा रहे फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगला सवाल करते हैं। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि कितनी होगी। देखो 21 वस्तुओं के रुपए तुमने 15 वस्तुओं से कमा लिए हैं, तो तुम्हारे पास वस्तुएं बची कितनी हैं, 6 वस्तुएं बची हैं, और अपने पास से दे कितनी दी हैं तुमने, 15 दे दी। गुणे कर देंगे 100, यानी कि 2 3 6, अरे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40% लाभ हो गया। अगला सवाल करते हैं। एक विक्रेता अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि सामान का क्रय मूल्य इतना है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। देखो हमने हमेशा बताया मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस लिखो, जो प्रॉफिट वाला वो इसके नीचे कर दो, जो छूट वाला है वो इसके नीचे कर दो। इसकी वैल्यू तो हमें दी गई थी 960, क्या गुना हो रहा है, 0 से 0 तो काट दिया, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो रहा है, यानी कि यहाँ से करेंगे 12 का गुणा, 12 बारी हम 144। अगला सवाल करते हैं। देखो अगर ये चीज अभी भी एक बार और बता दे रहे, देखो क्या होता है, मार्क प्राइस पर हमेशा छूट दी जाती है, यानी कि 80%। ये क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। अगर हम कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट ले लेंगे तो ये क्या बन गया हमारा, क्या बन गया, ये भी सेलिंग प्राइस। दोनों को बराबर कर देते हैं, यहाँ से हम रेशियो बनाते हैं, तो मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस 120 बटे 80 हो गया। तो इस तरीके को ये डायरेक्ट लिख लेते हैं। अगला सवाल करते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सबसे पहले 15 किया, 15 किया, फिर गुणे में आ जाएगा, यानी कि 15 नीचे आ जाएगा, 3 पंजे 15 हो गया, 7 बटे 5 हो गया। फिर यहाँ से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 हो गया, यानी कि 5 गुणे 12 गुणे 7, 84 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। उसने 60% माल अंकित मूल्य पर और शेष को अंकित मूल्य पर 65% छूट पर बेचा। पूरे सम व्यवहार में उसका लाभ या हानि कितना होगा। देखो हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 था, हमने वस्तुएं भी मान ली कि 100 थी, वस्तुएं भी कितनी थी 100 थी। इनका गुणा करेंगे, टोटल कितने खर्च कर दिए उसने, 10,000 रुपये। अब यहाँ से देखो हमें जरूरत किस किस चीज़ की पड़ेगी। उसने क्या किया, अंकित मूल्य 140 कर दिया। एक तो 65% छूट पर बेच रहा था, यानी 140 पर अगर एक 65% छूट देते तो वो इतने में बेचता,
ये यानी कि हमें यहाँ से 7 दूनी 14 नहीं करते, 0 से 0, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 7 सत्तू 49 में बेचा है। ये यानी कि यहाँ से उसको लॉस हो रहा है ना, लॉस कितने रुपए का हो रहा है, 51 रुपए का लॉस हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब देखो बात शुरू करते हैं अपना, जो भी यहाँ से लाभ हानि निकालनी थी। तो उसने 60% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचा, जो देखो कितना ज़्यादा था, 40 ज़्यादा था, तो इसमें 40 इतना प्रॉफिट हो गया। अब फिर उसने क्या किया, 51 के लॉस पे बेच दी, कितनी वस्तुएं बची थी, 40 बची थी। अब यहाँ से निकाल लें, अब यहाँ से निकालने अगर 40 हमने कॉमन ले लिया तो 60 और 51 का डिफरेंस पता है ना, कितना होता है, 9 होता है। यानी कि उसका टोटल जो भी प्रॉफिट हुआ है वो 360 रुपये हुआ। 360 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, 10,000 पर हुआ। आंसर तो तुमने लगा दिया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, अब कुछ बचा ही नहीं सवाल में, ये चला गया, यानी कि 3.6% का प्रॉफिट हुआ। अगला सवाल करते हैं। एक ट्रेन की औसत चाल एक कार की औसत चाल से इतना % है, ठीक है। ये 990 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। 891 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन द्वारा लिए गया समय कितना होगा। देखो 990 बटे कर देंगे क्या, 15, तो यहाँ से क्या आ गया, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ गई, ये कार की आ गई। लेकिन कह रहा है एक ट्रेन की औसत चाल एक कार की औसत चाल से 180% है, यानी कि ट्रेन की जो चाल हो गई वो 180% हो गई। ठीक है, अब हमें 891 किलोमीटर की दूरी तय करानी है, बिल्कुल करा देते हैं। तो देखो यहाँ से 0 से 0 चला गया, 11 छक्का 66 हो गया, 11 अट्ठे 88 हो गया, 11 एकम 11 हो गया। यहाँ से करेंगे 9 दूनी 18 हो गया, 9 ने 81 हो गया। यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, यानी कि 10 ऊपर चला जाएगा, 30 बटे कितना आ गया, 4 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ 15 हो गया, यानी कि 7 सही 1 बटे 2 आंसर आ गया। कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, बस फार्मूले दिमाग में रखो, आगे बढ़ते चले जाओ। अगला सवाल करते हैं। किसी 10 सदस्यीय परिवार की सदस्यों की औसत आयु इतनी है, यदि सबसे कम आयु वाले सदस्य जुड़वा हैं और उनमें से प्रत्येक की आयु 5 वर्ष है, तो जुड़वा बच्चों के जन्म के समय परिवार की सदस्यों की औसत आयु क्या थी। देखो सिंपल सी सवाल है, केवल सोचने वाली। देखो 10 सदस्य के परिवार थे, अब यहाँ से देखो अगर इनका सम करते 290 आता, 290 आता, यानी कि देखो प्रत्येक बच्चे की कितनी थी, 5 वर्ष थी समझ छोटे वाले की। अगर उसमें 2 लोग होंगे, यानी कि 10 तो हमने यहाँ से हटा दिया, तो कितने बचे हैं, 280 बचे। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, 10 जब उनकी आयु पे पहुंचे, जब उन्होंने जन्म लिया तब वहां पर पहुंचे, तो इन लोगों का भी तो कम हुआ होगा। बचे कितने, 8 लोग, यानी कि एक की अगर आयु 5 वर्ष थी तो यहाँ से भी 40 कम होगा, यानी कि इनसे भी अगर 40 घटा दें तो टोटल सम कितना बचा होगा उस टाइम जब इन्होंने जन्म लिया 2 लोगों ने, तो वो होगा 240। और लोग कितने होंगे, 2 कम कर दो, 8 लोग, यानी कि आंसर कितना आ गया, 8 थी 24। बस थोड़ा लॉजिक लगा के सोचना था। अगला सवाल करते हैं। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या के 12% 48% बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखो ये फ्री के नंबर हैं, इसमें तीसरी संख्या तुम्हें लिखनी भी नहीं, ना कुछ जोड़ना ना कुछ घटाना। देखो पहली संख्या आ गई 12, दूसरी संख्या आ गई 48, इसका x% 25% आंसर आ गया था ओरल। ठीक है, 12 चौक 48, यहाँ से 25 आंसर। अगला सवाल करते हैं। 9500 को 3 मित्रों ए बी सी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि बी को मिलने वाली धनराशि ए को मिलने वाली धनराशि का इतना % है, और ए को एवं सी को मिली धनराशि का अनुपात इतना है, तो बी को मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। देखो यहाँ पर ए का हमें दिया गया था, कितना दिया गया था, 8। इसी पर काम कर लें, कह रहा है बी को मिलने वाली धनराशि ए को मिलने वाली धनराशि का 75%, 75% मतलब 25 दिया 75, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, यानी कि बी को राशि कितनी मिल रही है, 6 मिल रही है। ए को कितनी मिल रही थी, 8 मिल रही थी। सी को कितनी मिल रही थी, 5 मिल रही थी, यानी 8 से 14 और 5 19 हो गया, 19 पे ना 95, 500 आ गया। हमें बी की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 6 पंजे 30, 3000 आंसर। ठीक है, अब तो देखो इतने सेट हो गए, अब बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताना कोई मतलब नहीं बनता। अगला सवाल करते हैं। एक मशीन एक निश्चित समय अवधि में एक पुरुष की तुलना में 2 गुना कार्य कर सकती है। देखो पुरुष अगर एक काम कर रहा है तो मशीन कितना काम कर रही है, 2 काम कर रही है। 10 मशीनों और 5 पुरुषों को किसी कार्य को पूर्ण करने में 60 दिन का समय लगा। टोटल काम निकालने, 10 मशीन इफिशियंसी 2 थी प्लस 5 आदमी इफिशियंसी 1 था, कितने दिन काम किया, 60 दिन काम किया। टोटल वर्क आ गया 10 पुरुष, यानी कि अब डिवाइड करना पड़ेगा। 10 पुरुष क्या एफिशिएंसी थी, 1 थी, और 5 मशीनें एफिशिएंसी 2 थी, कितने समय में पूर्ण कर देंगे। बस ये सवाल था। यहाँ से करेंगे 10 और 5 दूनी 10, 20 हो गया, 20 दिया 60 हो गया। यहाँ से करेंगे 10 दूनी 20 हो गया, और प्लस का 5 हो गया, यानी 25 दिया 75 दिन लगेंगे। अगला सवाल करते हैं। किसी कक्षा में छात्रों का औसत 56 kg है, यदि 58 kg औसत
वजन वाले 5 और छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो छात्रों का औसत इतना बढ़ जाता है। कक्षा में छात्रों की मूल संख्या कितनी थी? देखो, एक बच्चे पर कितना बढ़ा, एक बच्चे पर कितना बढ़ा है? 0.5 kg बढ़ा है। हमें छात्रों की टोटल संख्या निकालनी, देखो 58 kg औसत वजन वाले, यानी कि यहाँ से देखो कितना बढ़ गया, 2 बढ़ा है ना, यहाँ से 2 बढ़ गया, यानी कि कितने आए, 5 आए, यानी कि 5 दूनी 10। तो 10 कितने में बढ़ेगा, हमें यही निकालना। तो 20 आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखो 1/0.5 गुणे कर देंगे 10, ये 0 बढ़ गया, यानी 5 दूनी 10। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई एक लोगों में 0.5 बढ़ रहा था, भाई लिख लिया 0.5 की वृद्धि हुई एक में, क्योंकि औसत का मतलब होता है प्रत्येक, लिखा कहीं नहीं है, औसत का मतलब ही होता है प्रत्येक। अब यहाँ से देखो कितना बढ़ रहा था, 2 बढ़ रहा था, यानी कि 10 का गुणा कर देंगे, 10 दूनी 20, अरे सॉरी 5 का गुणा कर दिया तो 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब तो आ गई होगी। अगला सवाल करते हैं। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या इतनी है, ठीक है, इसका आयतन इतना है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr और h प्लस आर होता है, और वॉल्यूम हमको दिया गया था πr² h बराबर 5197.5। अगर तुम देखते तो ये दिख भी रहा था, आधार की त्रिज्या दी गई थी, कै गुना हो रही ये भी दिख रहा था। अगर नहीं दिख रहा है तो देखो 15 7 105 होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका एरिया हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 5197 को काटना है। अगर इतना बड़ा नंबर लिख लेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, छोटा नंबर रहने दो। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने वो करके दिखाया। 10.5 गुणे 10.5 गुणे हो जाएगा h बराबर हो गया 5197.5। पॉइंट हटा देंगे, नीचे आ गया, यहाँ से नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि 1 0 से 1 0 चला गया। 15 7 105 कर दो, यहाँ से 15 तियाँ 45 हो गया, 6 बचा, 15 चौकू 60 हो गया, 9 बचा, 15 छक्का 90, 15 पना 75, फिर से कट जाएगा, बिल्कुल कटना चाहिए। 15 7 105, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 एकम 15 हो गया। अब 11 से भी कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और बचा कितना, 1 11 एकम 11 हो गया। 7 से काट दे, 7 तियाँ 21 हो गया। अब कुछ कट रहा है, बिल्कुल 7 से 7 चला जाएगा, यानी कि h बराबर आ जाएगा 2 पंजे 10 करके, h बराबर 15 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसको पुट नहीं कर पाओगे क्या वैल्यू को, h तो क्या हुआ, हाँ ठीक है, 2 गुणे 22/7, फिर h की r की वैल्यू 10.5 और h प्लस r करना है, यानी कि 15 और 10 कितना हो गया, 25, 25.5 हो गया, यानी कि 25.5 को हम ये लिख सकते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाए, ये आ जाएगा नीचे। समझ गए बात को? तो देखो यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 कर देंगे, 5 दूनी 10 करेंगे, 25 25, 5 एकम 5 हो गया, 2 दूनी 4 हो रहा है, यानी कि 2 से ये काट दो, ये 2 से कटेगा, ये 11 हो गया, 7 तियाँ 21 हो गया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो गया, गुणा कर देंगे 11 का, तो 3 8 6 और 1 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना दिया गया है, तो उनमें से एक संख्या 60 है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, इनका 60 से कर दो, तो ये 15 चौकू 60 हो गया, 15 एकम 15 हो गया, बता कितना 4, तो 15 दूनी 30 होता है, और 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, आंसर आ गया। देखो भाई सभी को पता होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगला सवाल करते हैं। जब 22, 39, 56 और 107 में प्रत्येक संख्या में x घटाया जाता है तो प्राप्त परिणामी संख्या इसी क्रम में समानुपाती होती है। तो देखो ये और ये इसका मध्यानुपाती बताना। देखो इसका सबसे आसान तरीका है, 22, 39, 56, 107 हो गया, इनका डिफरेंस करते हैं, 9 से 2 गया 7 हो गया, और 3 से 2 गया 1 हो गया, इनका डिफरेंस करते हैं, 7 से 6 गया 1, 10 से 5 गया 5, इनका रेशियो इजी बना लेते हैं, 17 एकम 17 हो गया, और 17 तियाँ 51। इस 3 का गुणा कर देते हैं हम इसमें, किसमें, 22 में। इस 1 का गुणा कर देते हैं हम किसमें, इसमें। समझिए रहे ना, तो 22 तियाँ 66 हो गया, माइनस का 56 हो गया, इनका डिफरेंस जो होता है उससे भाग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 0 हो गया, 6 से 5 गया 1 हो गया, बटा कर देंगे तो देखो 2 पंजे 10, ये नंबर आ गया क्या, जो ये x। ठीक है, हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो देखो यहाँ से करेंगे 5 3 8 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 3 15, माइनस का 7 यानी कि 8 आ गया, मध्यानुपाती निकालेंगे, रूट लेना पड़ेगा, आंसर आ गया 8। अगला सवाल करते हैं। 250 मीटर लंबी ट्रेन एक समान चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर सकती है। उस ट्रेन को उस साइकिल सवार को पार करने में कितना समय लगेगा जो ट्रेन की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चला रहा है। देखो प्लेटफॉर्म वाली कंडीशन में क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हमें लेनी पड़ेगी। देखो ट्रेन की चाल निकालनी पड़ेगी हमें, अगर नहीं निकाल लोगे तो कुछ भी नहीं बन पाएगा भैया। तो यहाँ से देखो इनका सम कितना हो रहा है, 450 हो रहा है, यानी कि 10 आ गई, यानी कि s बराबर आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड।
यहाँ देखो किस में दिया गया था, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया था, और समय निकालना किस में है, सेकंड में निकालना है। या तो इसको चेंज कर लो, 6 को अगर चेंज करेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 करना पड़ेगा, यानी कि 6×3 = 18 हो गया, और 5/3 आ गया मीटर प्रति सेकंड। अब वो कह रहा है कि ट्रेन की दिशा में, यानी कि वो चल रहे हैं समान दिशा में, तो हमें चालें क्या होंगी, घटानी पड़ेंगी, यानी कि 5/3 हो गया, 10×3 = 30, 30 से 5 गया 25/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी उनकी सापेक्ष चाल। तो यहाँ से देखो डिस्टेंस ट्रेन अपनी लंबाई कवर करेगा 25/3, यानी कि 3 ऊपर चला गया, यहाँ से आ जाएगा 10, यानी कि 30 सेकंड लगेंगे। अगला सवाल करते हैं, यदि एक घन का विकर्ण इतना है तो घन का आयतन क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, घन का विकर्ण होता है क्या, √3 है, ठीक है, बराबर हो गया 108। अब यहाँ से देखो अगर हम √3 का भाग कर दें, √3 का भाग कर दें और होल क्यूब कर दें, काम चल जाएगा। √3 का भाग कर दें, होल क्यूब कर दें, काम चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा भाई। देखो ये इससे कट गया, वॉल्यूम बचा केवल। अब यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, ऊपर √3 तो निकालना पड़ेगा, √3 बाहर निकाला तो अंदर बच गया 3×3 = 9, 1 बचा, 3×6 = 18 बटे का √3, और होल क्यूब में था, ये इससे कट गया तो देखो इससे बाहर निकालेंगे तो 6 आया, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं भाई, साधारण ब्याज पर दी गई धनराशि 2 वर्षों में इतनी, 5 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, 5 वर्ष में कितनी होगी, 11220 हो गई, 2 साल में कितनी होगी, 7920 हो गई। अब यहाँ से देखो डिफरेंस 3 था, यहाँ से 0 0 और 12 से 9 गया 3 हो गया, यहाँ 0 बचा, 10 से 7 गया 3, ये आ गया कितने साल का, 3 साल का। अगर 1 साल का ब्याज निकालें तो 1100, अगर 2 साल का निकालें तो 2200। हम राशि निकाल लें, बिल्कुल 7920 से अगर 2200 माइनस कर देते हैं तो 0 2 9 से 2 गया 7, 7 से 2 गया 5, ये तो हो गई राशि। अब यहाँ से देखो सब फार्मूला सभी को पता है, 5720 इंटू 1 साल का हम ले लेते हैं, इंटू R/100। 1 साल का ब्याज कितना था, 1100 था, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी। तो देखो 11 एकम 11 कर दिया, यहाँ से कर दिया 11 पन्ने 55, 2 बच गया, 11 दूनी 22, 0 हो गया। तो यहाँ से देखो जो कटना था कट चुका है, यानी कि 1 0 इधर से उड़ा दो और बाकी जो बचेगा वो देखा जाएगा। 4 एकम 4 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि R बराबर हो गया 250/25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर दिमाग लगा के थोड़ा सा करते ना तो देखो ये तो आंसर होंगे नहीं क्योंकि कट नहीं रहा, तो आंसर इन दोनों में उसे 13 ने में 117 होता है और 13 धाम 130 होता है, यानी कभी तो एक बार भाग जाएगा ना, तो ये तो हटाए दो। यहाँ से करते हैं 13 एकम 13 हो गया, बच्चा कितना है 12 120 बचा 13, तो 13 ने में 117 होता है। 19 के आसपास कुछ आंसर आना चाहिए था, लेकिन किसी ऑप्शन में नहीं, तो आंसर गलत होंगे भाई। ठीक है, अगला सवाल करते, बाकी देख लेना कुछ गलत तो नहीं कर दिया, जल्दी जल्दी में हो जाता है। एक क्रिकेट टेस्ट मैच में अनुज ने 15 छक्कों और 18 चौकों की सहायता से अपना दोहरा शतक पूरा किया। उसने दोहरा शतक पूरा करने के लिए विकेटों के बीच दौड़कर कितने % रन बनाए। ठीक है, यहाँ पर अगर गेंदें दे देता तो पता लग जाता किस टाइप का प्लेयर था, फिर भी दोहरा शतक लगाया, कोई कम थोड़ी ना है। 18 चौक 72 हो गया, प्लस करेंगे तो देखो 2 हो गया, 9 7 16, 162 रन तो उसने बाउंड्रीज बना लिए, बचे कितने 38 रन बचे हैं, बटे कर देंगे 200, गुणा कर देंगे 100, यानी कि आंसर आ गया क्या 19%। अगला सवाल करते हैं, 4 पुरुष और 4 महिलाएं किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 2 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं। एक महिला अकेले, एक पुरुष अकेले कार्य को पूरा करने में क्रमशः कितने कितने दिन लगेंगे। देखो यहाँ से अगर करते, देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन किया करो, 6 दूनी 12 करते, यहाँ से करते तो 5 को 20, 20 और 12 का डिफरेंस 8 पुरुष हो गए, 6 पंजे 30 महिलाएं होंगी, 5 को 20 महिलाएं इधर हो गई, इधर 20 महिलाएं होंगी, इधर 30 महिलाएं होंगी, 30 और 20 का डिफरेंस 10 महिलाएं हो गई, यानी कि P/M एफिशिएंसी कितनी आई, 2 पंजे 10, 2 चौक हुआ। टोटल वर्क निकाल लें, यहाँ से निकालते हैं, 4 पुरुष एफिशिएंसी कितनी होगी 5, प्लस 4 महिलाएं एफिशिएंसी कितनी होगी 4, और गुणा कर देंगे 5, टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है एक महिला अगर अकेले करती तो 4 का भाग करना पड़ता, तो ये 4 से 4 चला गया, ये 4 चला गया, 5 को 20 और सॉरी 5 4 9 9 पन्ना 45 दिन लगते। तो देखो महिला के लिए पहले लिखा होगा 45, आंसर आ गया ये। ठीक है, बाकी पुरुष वाला भी निकाल लेना। अगला सवाल करते हैं, इन संख्याएं ABC का अनुपात इतना है और इन संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, तो C का मान क्या होगा। देखो यहाँ से 2 दूनी 4x² हो गया, प्लस का 3 का 9x² हो गया, प्लस का 5 25x² हो गया, बराबर हो गया 3800। तो यहाँ से करेंगे 9 4 13 हो गया, यहाँ से 38 हो गया, यानी x² बराबर हो गया 100, तो x बराबर कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, C। भाई साहब कहाँ है, ये है, यानी कि आंसर क्या आ गया 50। अगला सवाल करते हैं,
चलिए 15 दिसंबर की शिफ्ट 1 आपकी, शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई। अब एक शिफ्ट बची है, उसको भी फटाफट से ख़त्म करते हैं और इसका चैप्टर क्लोज करते हैं। फिर एक नई चीज़ आपको बताएंगे जो आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।